एवरीवन, वेलकम टू जीएमआर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है न्यू वैकेंसीज निकलती जा रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करते रहिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए। तो आज भी आप मेरे साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वी आर सॉल्विंग दीज एमसीक्यूज। तो लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास में अपने पास, दैट इज नॉलेज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। ओके, नॉलेज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये क्वेश्चन है कि नॉलेज किसका ऑब्जेक्टिव है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन नंबर 2 है कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज अफेक्टिव डोमेन, और ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिएगा, डोमेन्स होते हैं कुछ एजुकेशन के जिसके तहत पे क्या की जाती है, एजुकेशन को प्रोवाइड की जाती है। 3 डोमेन होते हैं, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है साइकोमोटर और तीसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कि थिंकिंग के बेसिस में, इंटेलेक्चुअल लेवल के बेसिस पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज के बेसिस पे जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, वो क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है। क्लियर है? और जो साइकोमोटर डोमेन है उसके अंदर स्टूडेंट्स अपने जो बॉडी के स्किल्स हैं, अपनी बॉडी के जो हेल्प ले सकते हैं अपन, उसकी मदद से अपन साइकोमोटर डोमेन देते हैं। ठीक है, जैसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो अपन अपने हैंड्स का यूज में लेंगे। ठीक है, अपन बोल रहे हैं तो वो साइकोमोटर डोमेन है। और अफेक्टिव डोमेन जिसमें अपन अपनी फीलिंग्स दर्शाते हैं सामने वाले को, वो क्या है, कौन सी डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है। तो इन तीनों डोमेन की मदद से क्या करते हैं अपन, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं किसी अनदर पर्सन को। क्लियर है? तो ऐसे डोमेन्स जो किसमें मदद कर रहे हैं, एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, वो कितने हो गए, 3, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन। तो जब नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो कहां से दी जाएगी, आपके कॉग्निशन से दी जाएगी, मतलब आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के बेसिस पे नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज द कॉग्निटिव डोमेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होगा इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर होगा कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किसका ऑब्जेक्टिव है, कॉग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव है। कि यस, विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, with the help of cognition, we are providing knowledge to the another person, and the right answer of this question is cognitive domain, and the right answer of this question is cognitive domain. Okay, next question की तरफ move on करते हैं। देखिए next question क्या है, clinical experience should be leading from, clinical experience कैसे देना चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, clinical experience should be leading फ्रॉम, कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस किस तरीके से देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, डिफिकल्ट टू इजी, कि पहले डिफिकल्ट समझा दो फिर इजी समझाओ। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कि एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट तक लेके जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नोन टू अननोन, कि पहले आप नोन के बारे में जान लो फिर अननोन के बारे में जानना। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी क्लिनिकल क्या कराया जाता है, एक्सपीरियंस कराया जाता है किसी भी न्यू ट्रेनी को, क्या कराया जाता है, जैसे आप लोगों ने जब बीएससी नर्सिंग किया होगा तो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस करवाया होगा। तो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे किया जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे किया जाता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले आपको सिंपल चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद में आपको क्या सिखाई जाती है, कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कि यस, आप भी अब कहीं भी जॉब कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसे करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ही करवाएंगे। बात समझ में आ गई कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना है हमेशा, कि सबसे पहले सरल चीजें सिखाएं, वाइटल साइंस लेना, बेड मेकिंग करना, these are the basic things which are provided by the healthcare professional to the patient. These are the basic things. उसके बाद में कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर्स हैं तब वो सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस शुड बी लीडिंग फ्रॉम, जो आंसर क्या होगा, क्या डिफिकल्ट टू इजी होगा, नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, यस, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ है दैट इज नोन टू अननोन भी नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which of the following is a primary source of data collection? This question is from your research subject. ठीक है, क्वेश्चन है इनमें से ऐसा कौन सा प्राइमरी सोर्स है डेटा कलेक्शन का. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन का प्राइमरी सोर्स कौन सा है. नंबर 1 पीपल, नंबर 2 बायोग्राफी, नंबर 3 दैट इज जर्नल्स एंड द नंबर 4 दैट इज सेंसस रिपोर्ट्स. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो आप डेटा कलेक्शन करते हो यू आर कलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ टू सोर्सेज. नंबर 1 प्राइमरी सोर्स, नंबर 2 सेकेंडरी सोर्स. पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी. सोर्सेज के बेसिस में ही आप डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो. और डेटा कलेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन द रिसर्च इन एवरी फील्ड, राइट, कि आपको नॉलेज होनी हो चाहिए सब चीजों की, तब उसी को आप डेटा कह रहे हो. इफ यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर फाइटिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू आर ऑल्सो कलेक्टिंग डेटा. क्लियर है. तो डेटा को कलेक्ट करा जाता है दो सोर्स से, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स जब आप किसी से डायरेक्टली क्या कर रहे हो, कांटेक्ट करके और डेटा को कलेक्ट कर रहे हो. जैसे कि एग्जांपल किसी पर्सन से, किसी पीपल से, किसी पर्सन से आपने क्या कर लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया. दिस इज प्राइमरी, राइट, डायरेक्ट सोर्स. ओके, सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, जिसमें आप इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो. इनडायरेक्टली कलेक्शन ऑफ डेटा, इनडायरेक्टली कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स. इसके अंदर क्या होगा कि आप पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, जान रहे हो. जैसे कि कुछ इसी के अंदर सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर भी दो तरीके के आ जाते हैं. एक आ जाता है आपका प्राइवेट हो जाता है, एक पर्सनल सोर्स हो जाता है. देखो मैं समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो जो डेटा कलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो सोर्सेज जो है वो दो तरीके के होते हैं. एक अपन ने अभी डिस्कस करा, दैट इज प्राइमरी सोर्स, राइट, और जो दूसरा डिस्कस करा है वो क्या है, सॉरी, सेकेंडरी सोर्स है. यहां तक बात समझ में. प्राइमरी सोर्स जो डायरेक्टली करा जा रहा है किसी भी पर्सन से, डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है किसको, डेटा को. और जो सेकेंडरी है वो क्या है, इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्टली कलेक्शन ऑफ डेटा, इनडायरेक्टली कलेक्शन ऑफ डेटा. क्लियर है. इसमें प्राइमरी सोर्स में कौन कौन आएंगे, पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, राइट. क्लियर है. तो इसमें क्या आएंगे, जो पर्सन है डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूशन से अपन ने जाके पर्सन से लिया है ना, डायरेक्टली ले रहे हैं, वो प्राइमरी सोर्स में आएगा. और सेकेंडरी सोर्स में भी बटे हुए होते हैं दो में, एक होता है प्राइवेट सोर्स, एक होता है प्राइवेट, ठीक है, और एक होता है दैट इज पब्लिक. क्लियर है. तो ये जो है सोर्सेज वो अपन डेप्थ में बाद में स्टडी करेंगे. अब इस सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर देखो क्या क्या आ जाएंगे. सेकेंडरी सोर्सेज में ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि बायोग्राफी किसी के बारे में लिखी हुई, अपन ने उसको पढ़ ली, वो सेकेंडरी सोर्स होगा. ठीक है. जैसे कि थीसिस कुछ कैसी होती हैं, अनपब्लिश्ड भी होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स, पब्लिश्ड भी होती हैं. कैसी होती हैं, पब्लिश्ड भी होती हैं. तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी सोर्स. किसी पर्सन से नहीं लिया अपन ने, उस पर्सन के लिखी हुई से, उस पर्सन का लिखा हुआ है कुछ, या उस पर्सन के बारे में अपन जान रहे हैं किसी और चीज से. जैसे वो लिखी हुई होंगी थीसिस किसमें, बुक्स में, आर्टिकल्स में, ठीक है, या फिर आप डिजिटली इसको पढ़ सकते हो. तो वो अपन उस पर्सन से नहीं ले रहे, अपन किसी सेकेंडरी माध्यम से ले रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स के अंदर आएगा. किसमें आएगा, वो सेकेंडरी सोर्स के अंदर आएगा. ठीक है. तो प्राइमरी सोर्स से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पर्सन से लेना. जैसे अब कुछ जर्नल्स हैं, ठीक है, जर्नल्स हैं कुछ, वो भी किसमें आएंगे, सेकेंडरी सोर्स के अंदर ही आएंगे. अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. नंबर 1 पीपल, नंबर 2 दैट इज बायोग्राफी, नंबर 3 दैट इज जर्नल्स, एंड नंबर 4 दैट इज सेंसस रिपोर्ट. तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी सोर्स कौन होगा, पीपल होगा, और जो सेकेंड बायोग्राफी है वो सेकेंडरी है. जनरल सेकेंडरी और सेंसस रिपोर्ट क्या है, दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज.
These are the secondary sources. Clear है क्वेश्चन? These are the secondary sources of data collection. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। रिसर्च से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका रिसर्च क्लियर है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, ऐसे तरीके से अपन ने अभी ये क्वेश्चन देखा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर एजुकेशन सब्जेक्ट एज वेल एज ये वाला क्वेश्चन आपका रिसर्च में भी देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वर्ड थ्योरी इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पूछा जाता है, कहीं बार वोकैबुलरी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा गया है जो वर्ड थ्योरी है वो कहाँ से आया। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द वर्ड थ्योरी इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कि जो वर्ड थ्योरी है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज थ्योरिया, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज थ्योरियम, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज थ्योरिचिया एंड ऑप्शन नंबर 4 दैट इज थ्योरिया। ओके, तो जो ध्यान दीजिएगा, जो थ्योरी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। देखिए जो थ्योरी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक वर्ड है। और वो वर्ड क्या है आपका? थ्योरिया वर्ड है। उसी से क्या आया है डियर स्टूडेंट? थ्योरी आया है। थ्योरिया से क्या आया है? थ्योरी वर्ड आया है। और थ्योरिया कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है जिससे क्या आया? थ्योरी आया। इस थ्योरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी? इसका जो मीनिंग है डियर स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ थ्योरी इज टू लुक अपॉन, टू लुक अपॉन, या फिर क्या मीनिंग है इसका? टू लुक ऑन समथिंग, कि किसी चीज को देखना, वो क्या होगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका थ्योरी कहलाएगा। जैसे आप फिलोसफीज पढ़ते हो तो फिलोसफीज भी क्या है? एक तरीके से इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो थ्योरी, जिसमें आप किसी चीज के बारे में जानते हो, वो क्या है? थ्योरीज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थ्योरिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज कम फ्रॉम थ्योरिया वर्ड दैट इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस थ्योरी। एंड थ्योरी का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के बारे में देखना, किसी चीज के ऊपर क्या देखना? नजर डालना, या फिर किसी चीज के ऊपर अपन जान रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, वो क्या है? थ्योरी है। द टू लुक अपॉन इज नोन एज थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट एंटासिड टैबलेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट एंटासिड टैबलेट। कि क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी, व्हाट इंफॉर्मेशन, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन जो नर्स है प्रोवाइड करेगी किसी भी क्लाइंट को जो अब क्या कर रही है, वो एंटासिड टैबलेट्स के बारे में टीच कर रही है। वापस से इजी लैंग्वेज में समझिए कि एक नर्स है वो एंटासिड के बारे में किसी क्लाइंट को टीच कर रही है, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस वो बोलेगी, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 टेक देम एट 4 आवर्स इंटरवल, कि हर 4 घंटे में आपको एंटासिड खाने हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज टेक देम 1 आवर बिफोर मील, कि आप जब खाना खा रहे हो उससे 1 आवर पहले आपको क्या लेना है? एंटासिड लेना है। ओके। ऑप्शन नंबर 3 है दे आर एज इफेक्टिव एज अ लिक्विड फॉर्म, कि यस दे आर एज इफेक्टिव, जब आप एंटासिड किस फॉर्म में ले रहे हो? लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्या ये बताएगी? ठीक है। या फिर 4th ऑप्शन है दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स। ठीक है। यू नो दैट कि एंटासिड्स क्या कैसे लिए जाते हैं? एम्प्टी स्टमक लिए जाते हैं। एंटासिड्स ऑलवेज टेकन एट एम्प्टी स्टमक, राइट? एम्प्टी स्टमक लेते हैं, और कब लेते हैं? खाना खाने से पहले लेते हैं। क्यों? क्योंकि एंटासिड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं जब वो किसी और चीज से कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे खाने से आए या फिर दवाई के कांटेक्ट में आए, तो जो उनका इफेक्ट होता है एंटासिड्स का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंटासिड्स का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा जब वो किसी और ड्रग के कांटेक्ट में आएंगे। ये क्या करेगी? नर्स क्या करेगी? टीच करेगी किसको? क्लाइंट को, कि क्लाइंट को बताएगी कि जब आप एंटासिड खा रहे हो तब आपको दूसरा कोई ड्रग नहीं खाना। आप जब एंटासिड खा रहे हो तब आपको कोई दूसरा ड्रग नहीं खाना है, बिकॉज इट विल अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंटासिड, कि वो एंटासिड के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी? अफेक्ट कर देगी। बात समझ में आई? तो जब भी क्या कर रहे हैं? एंटासिड्स दे रहे हैं, तो जो नर्स है वो क्लाइंट को क्या बोलेगी? कि दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स, कि जो एंटासिड्स हैं
वो क्या हो जाते हैं, इंटरफेयर हो जाते हैं दूसरे ड्रग्स के साथ में लेने से। तो इसलिए एंटासिड्स को क्या दिया जाता है, एम्प्टी स्टमक दिया जाता है। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? कि डायबिटीज मेलाइटस का मेजर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, डीएम का मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? आपने पढ़ रखा है कि देयर आर कॉजेज, दैट इज सबसे पहला आप रिस्क फैक्टर पढ़ते हो, फिर आप इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ते हो, राइट? कि आप डायरेक्ट कॉजेज देख लेते हो कि कुछ कॉजेज की वजह से वो सर्टेन बीमारियां होती हैं और कुछ रिस्क की वजह से कुछ सर्टेन बीमारियां होती हैं। तो डायबिटीज किसकी वजह से होती है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें रिस्क फैक्टर पूछा है डायबिटीज मेलाइटस का। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द रिस्क मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ऑप्शन नंबर 1 है ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर 2 है फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 3 है हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी रिस्क फैक्टर पूछा जाए किसका, डायबिटीज मेलाइटस का, तो आपको लर्न होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी इज द ओनली रिस्क फैक्टर फॉर द डायबिटीज मेलाइटस एट द प्रायोरिटी लेवल। एट द प्रायोरिटी लेवल की सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ओबेसिटी को दी जाएगी कि यस ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होने की संभावनाएं ज्यादा है। ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो मेजर रिस्क फैक्टर है, क्वेश्चन में पूछा ही मेजर रिस्क फैक्टर था, जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस का ओबेसिटी होगा। और जो फैमिली हिस्ट्री है उसकी वजह से भी होती है, हाइपरटेंशन वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस होती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से भी डायबिटीज मेलाइटस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये कैसे हैं, माइनर हैं, इनकी वजह से होती तो है लेकिन ये कैसे हैं, माइनर है। और जो ओबेसिटी है वो मेजर रिस्क फैक्टर है। ये रिसर्च में देखा गया है कि दोज पर्सन हु आर ओबेस, उनकी जो डायबिटीज है वो हमेशा बॉर्डर लाइन पर रहती है, बॉर्डर लाइन पर रहती है, ठीक है। और कुछ समय में अगर ओबेसिटी को कम नहीं करा तो वो डायबिटीज मेलाइटस में डायग्नोज हो जाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट। एक नर्स है वो किसको टीच कर रही है, क्लाइंट को टीच कर रही है हाउ टू यूज द कॉल बेल सिस्टम। आपको पता है हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट रहता है तो उसके पास में एक रिमोट होता है या फिर बटन होता है जिससे वो उसको दबा देता है और जो भी उसको जरूरत होती है वो नर्स को बता देता है कि नर्सिंग स्टेशन पे बेल बज जाती है, उसको बोलते हैं कॉल बेल सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्स है वो किसको टीच कर रही है, क्लाइंट को टीच कर रही है रिगार्डिंग द कॉल बेल सिस्टम। विच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। किसे पूछा गया है कि जो मास्लो हायरार्की जो है, मास्लो हायरार्की ऑफ जो नीड्स है उसके तौर पर इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेफ्टी, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फिजियोलॉजिक और ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इंटरपर्सनल। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इंटरपर्सनल। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अपने जैसे कि पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि जो मास्लो हायरार्की है वो बेस से लेकर लीस्ट टू हायर प्रायोरिटी तक जाती है, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक जाती है कि सबसे पहले यस फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है उसके अंदर बेसिक सपोर्ट्स आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स में सबसे पहले क्या आ जाती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी आता है, फिर लव एंड बिलोंगिंग आता है, फिर सेल्फ एस्टीम आता है और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ऐसे ही आता है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसके अपन डिस्कस कर चुके हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है जैसे कि, ठीक है, और फूड आ रहा है ना, ये जब अपन पहले डिस्कस कर चुके। उसके बाद में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कि जो पर्सन है जब अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को क्या कर चुका है, फुलफिल कर चुका है, ठीक है, प्राप्त कर चुका है, तब वो किस में जाएगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी के अंदर चला जाएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी में जाने के बाद में वो किस में जाएगा, लव एंड बिलोंगिंग में जाएगा कि उसको अब किसकी जरूरत है, लव की और बिलोंगिंग्स की जरूरत है, ठीक है। फिर सेल्फ एस्टीम की और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि वो एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद में देखेगा कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें हासिल करी है, क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से या नहीं है। ये इस तरीके से पिरामिड किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने दिया था। किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने दिया था।
और उसका जो नाम है दैट इज हिरार्की, नाम दिया गया है हिरार्की फिजियोलॉजी ऑफ नीड्स, ठीक है, या फिर मास्लो बेसिक नीड्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बेसिस पे अपन अपनी लाइफ को क्या करते हैं, अपन अपनी लाइफ को रन करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। तो जब क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रही है नर्स की, उसने क्या किया है, क्लाइंट को कॉल बेल सिस्टम के बारे में बताया कि जब भी आपको नर्स की जरूरत है, आपको केयर की जरूरत है, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आपको नीड है किसी से चीज की, या आपको सपोर्ट है, तो आप कॉल बेल सिस्टम को अप्लाई कीजिए, यूज कीजिए। मतलब आप कॉल करिए हमें और हम उसी टाइम तुरंत आपके रूम में आ जाएंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। या आपको कोई भी इमरजेंसी है कि कंडीशन क्लाइंट की खराब हो गई है, तो जो उसके अटेंडेंट है वो क्या कर रहे हैं, कॉल बेल सिस्टम दबा रहे हैं और नर्स को बुला रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो क्लाइंट है वो किसको फॉलो कर रहा है, अपनी सेफ्टी को फॉलो कर रहा है, राइट। समझ गए हैं आप कि किसको फॉलो कर रहा है, सेफ्टी को फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि जो क्लाइंट है वो कौन से फिजियोलॉजिकल नीड्स को, किसको, कौन सी हिरार्की को मेंटेन कर रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को फॉलो कर रहा है। मतलब सेकंड जो स्टेप है उसको फॉलो कर रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मैं और भी 10 तरीके से मोल्ड कर सकती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, तो आप इजीली कर देंगे। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, आपने लैंग्वेज नहीं समझा क्वेश्चन की, तो आप क्या हो जाएंगे, वहां फेल हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से आंसर। तो आपको क्वेश्चन पे कमांड रखना है, उसके बाद में क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए, जब भी अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो आप लोग, तो क्या करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, ऐसे पढ़ते चले जाते हो और सॉल्व करते जाते हो। तो पहला क्वेश्चन जब कर रहे हो तो पहले पे फोकस रखो, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट रखो और उस क्वेश्चन पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। उस टाइम पे किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचोगे, सोच लिया तो वो गलत कराओगे। तो पहला जब क्वेश्चन आप कर रहे हो तो क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे आप, उसके बाद में वो कर लिया, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया कि यस हमने सक्सेसफुली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, राइट आंसर चूज करा है आपके अकॉर्डिंग जो आपने उस टाइम पे किया, फिर उसको भूल जाइए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका दिमाग इधर से उधर जाता रहेगा ना, कि फर्स्ट क्वेश्चन के समय पे आप सेकंड क्वेश्चन के समय पे आप फर्स्ट के बारे में सोच रहे हो, आप 14 क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, तब भी आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ही अटका हुआ है, तो डियर स्टूडेंट इसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं। तो अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाइए, अपना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, एन ओल्डर एडल्ट। क्या है, एक ओल्डर एडल्ट है इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कि एक ओल्डर एडल्ट कहाँ आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आए हैं उनको, आफ्टर बीइंग फाउंड इन द स्ट्रीट। कि वो कहाँ पर मिले थे, रोड पे मिले थे, विदाउट अ कोट, कि उन्होंने कोई कोट नहीं पहन रखा, ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म। ठीक है, कि क्या हो रहा है, स्नो स्टॉर्म हो रहा है। ओके, स्नो स्टॉर्म हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, क्या होगा स्नो स्टॉर्म में, जो बर्फ है वो गिर रही होगी। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, सेलेक्ट ऑल दी फॉलोइंग। कि इसके अंदर कि नर्स क्या करेगी, क्या अप्लाई करेगी इनके अंदर से, ये क्वेश्चन आया है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और इस पे बहुत ज्यादा कमांड या कंसंट्रेशन रखने की जरूरत होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब स्नो स्टॉर्म हो रहा है और जाहिर सी बात है एक ओल्डर एडल्ट है तो उसका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम वैसे भी वीक होगा। क्लियर है, उस समय में उसने क्या नहीं पहन रखा, कोट भी नहीं पहन रखा है, तो वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। पहले बात तो ये, और अगर हाइपोथर्मिया से वो बहुत ज्यादा सीवियर में चला गया तो वो कौन सी कंडीशन में जा सकता है, फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन के अंदर जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार वापस से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, कि एन ओल्डर एडल्ट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर बीइंग फाउंड इन द स्ट्रीट विदाउट अ कोट ड्यूरिंग अ स्नोस्टॉर्म। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, सेलेक्ट ऑल दी फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें मसाज एक्सट्रीमिटीज, ये एक्सट्रीमिटीज को मसाज करेंगे क्या उस समय। ऑप्शन नंबर 2 ऑब्टेन रेक्टल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 3 assist the fingers for areas of frostbite. Option number 4 that is determine client level of consciousness, and option number 5 that is ask the identification so that the client family can be notified.
कि क्या करेंगे। अब देखिए, समझिए, क्वेश्चन समझ चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी क्लाइंट इस तरीके से आ रहा है तो वो किस में जा चुका है, वो क्लाइंट किसके अंदर जा चुका है, किस में जाएगा। अब कौन सी बात है, हाइपोथर्मिया में, और हाइपोथर्मिया से वो किस में डायग्नोस्ड होगा, फ्रॉस्ट बाइट में। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट्स के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले मसाज दी एक्सट्रीमिटीज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि उसके बेटा जो हाथ पैर हैं वो वैसे ही फ्रॉस्ट बाइट की वजह से नीले पड़ गए हैं, उसी को फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं कि हाथ पैरों का नीला पड़ जाना इज नोन एज फ्रॉस्ट बाइट। ठीक, तो हाइपोथर्मिया की वजह से फ्रॉस्ट बाइट में चला गया तो आप उसके हाथ पैरों को इस तरीके से रब करोगे, एक्सट्रीमिटीज को क्या कर रहे हो, इस तरीके से मसाज करोगे, तो जो नीले पड़ चुके हैं वहां पर उसके हाथ वो क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, और ज्यादा इंजरी हो जाएगी क्लाइंट को। तो वो नहीं करते क्योंकि उसका नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं चल रहा ना उस टाइम, फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है, तो वो तब क्या हो जाएगा, उसको इंजरी होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ऑब्टेन अ रेक्टल टेम्परेचर। क्या करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। क्या लेंगे, क्या, यस लेंगे, क्या लेंगे, यस लेंगे। क्यों, ओरल टेम्परेचर के बजाय रेक्टल टेम्परेचर क्या देता है, एक एक्यूरेट टेम्परेचर देता है, एक्यूरेट टेम्परेचर देता है कौन, रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, तो रेक्टल टेम्परेचर क्या करेगी, नर्स ऑब्टेन करेगी, जिससे बॉडी का एक एक्यूरेट टेम्परेचर मिल जाएगा, एक एक्यूरेट टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, थर्ड है असेस द फिंगर्स फॉर एरियाज ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जब भी हाइपोथर्मिया होता है तो हमेशा फिंगर्स को असेस किया जाता है कि कहीं क्लाइंट को फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, स्नो स्टॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, स्नो स्टॉर्म हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो गया, क्लाइंट के अंदर हाइपोथर्मिया हुआ है, और हाइपोथर्मिया हो गया है तो फ्रॉस्ट बाइट तो होगा ही होगा, तो वो भी क्या करेंगे, असेस करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में जो क्लाइंट का लेवल है कॉन्शियसनेस का डियर स्टूडेंट, वो भी असेस किया जाएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो तो देंगे ही देंगे। क्यों, क्योंकि क्लाइंट को पता, अपन को पता होना चाहिए ना कि क्लाइंट क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद फिर उसको रोड से लेकर आए हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म किया जाए, इसलिए ये भी करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन 2, 3, 4 और 5 कि फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन में क्या नहीं करते, मसाज नहीं करते हैं एक्सट्रीमिटीज को, मसाज नेवर डू। ठीक है, कि मसाज क्या नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न, कि न्यूबॉर्न के नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अपन के एडल्ट में जो पल्स रेट है एडल्ट का वो कितना है, देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे ना। नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन नंबर 1 है 120 से 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर 2 है 120 से 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 140 से 160 बीट पर मिनट, और ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज 100 से 160 बीट पर मिनट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब अपन आते हैं कंसेप्ट पे। जो एडल्ट है, जो एडल्ट है उनके अंदर ब्लड जो बीट पर मिनट है वो कितना रहता है, 60 से लेके 100 तक। ठीक है, 60 से 100 बीट पर मिनट किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। ठीक है, और जो न्यूबॉर्न है, उनके अंदर, जो न्यूबॉर्न है उनके अंदर जो बीटिंग पावर है वो डियर स्टूडेंट कितनी रहती है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट रहती है। जब 60 से क्या हो गया है, कम हो गया है, लेस देन 60 हो गए हैं, तो एडल्ट के अंदर वो क्या कहलाएगा, ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। और मोर देन 100 बीट पर मिनट हो गया है तो क्या कहलाएगा, टेकीकार्डिया, कि हार्ट क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बीट कर रहा है, एक मिनट में 100 से भी ज्यादा कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, टेकीकार्डिया कहलाएगा। और वैसे ही न्यूबॉर्न के अंदर अगर लेस देन 120 है, ठीक है, लेस देन कितना है, 120 है, तो इट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और जो 160 से ज्यादा है, मोर देन 160, वो क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया कहलाएगा। ओके, अब अपन इसमें जब रेंज देखते हैं तो इसमें जो रेंज होती है डियर स्टूडेंट वो कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। देखो ये तो रेंज है, सॉरी ये क्या है, रेंज है,
दिस इज रेंज, जो एक आंकड़ा दे दिया गया है, और ये क्या है, एक एवरेज है, दिस इज एन एवरेज, कि इतना तो मिलता ही है। कि जैसे मैंने एग्जांपल 10 सैंपल लिए हैं, उस 10 सैंपल में मैंने देखा कि 7 जनों का एवरेज तो 72 ही आ रहा है, लेकिन बाकी के 3 का जो है वो वेरिएशन कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वो अलग होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एवरेज वो कितना है, 72 आया है। तो एडल्ट के अंदर जो पल्स रेट होता है वो एवरेज कितना होता है, 72 बीट मिनट पर मिनट होता है। और जो न्यू बॉर्न के अंदर एवरेज है डियर स्टूडेंट, वो 140 बीट पर मिनट होता है। अगर ऑप्शन में आए, इसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आए, ऑप्शन नंबर 1 आ जाए 120, ऑप्शन नंबर 2 आ जाए 140, ऑप्शन नंबर 3 आ जाए दैट इज 160, और ऑप्शन नंबर 4 आ जाए दैट इज 180, तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 140 बीट पर मिनट। क्लियर है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये चीज तो ध्यान रखिए, एक तो ब्लड का पीएच, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, आज तक के जितने भी प्रीवियस पेपर्स उठा के देखे हैं, उसमें एक तो ब्लड का पीएच पूछते हैं हमेशा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में एसिड बेस इम्बैलेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरीके से ऐसे न्यूबॉर्न का पीएच जो पल्स रेट है वो भी पूछा जाता है। बीपी पूछ लेते हैं, पल्स रेट ज्यादा पूछा जाता है, बीपी के कंपैरिजन से पल्स रेट ज्यादा पूछा जाता है। आप देखिएगा जब आप करेंगे अच्छे से तैयारी तब आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस। जैसे कि अपन ने पहली क्लास में, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था कि जो माइटोसिस है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सोमैटिक सेल्स में, कि बॉडी के सारे के सारे सेल्स क्या हैं, सोमैटिक सेल्स है, एक्सेप्ट जर्म सेल जो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको छोड़ के सारे सेल्स कैसे हैं, सोमैटिक सेल्स है। इन सोमैटिक सेल्स का डिवीजन किसकी मदद से होता है, माइटोसिस की मदद से होता है। और इन माइटोसिस का क्या सीक्वेंस होता है, इनमें देखिए, ढूंढिए, अपन पढ़ चुके हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज प्रोफेज, और इसी के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऑप्शन नंबर 2 मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज प्रोफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको किससे लर्न करना है, पी मैट से, पी मैट, ये लर्न कर लीजिए, पी मैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये लर्न है। आप कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए माइटोसिस का तो आप ये कराओगे। मियोसिस के अंदर देखो ध्यान दीजिएगा, पहले ये पीमेट 1 चलता है, फिर पीमेट 2 चलता है, किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो डॉटर पेरेंट सेल्स हैं वो डॉटर सेल में कन्वर्ट होते हैं 2 स्टेजेस को क्रॉस करते हुए, मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, है ना। इस तरीके से मियोसिस होता है, तब जाके हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। लेकिन माइटोसिस के अंदर पीमैट का एक ही फेज देखने को मिलता है और वो डिप्लॉइड में ही कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पर डबल साइकिल चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो इनके डॉटर सेल्स बनेंगे दे आर ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर एंड माइटोसिस परफॉर्म्ड इन द सोमैटिक सेल्स। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, द नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। क्लियर है क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अपन आगे भी कंटिन्यू रखेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है। So thank you so much for watching this class. Okay, thank you so much.